सभी को नमस्कार। मैं नीरज प्रस्तुत हूँ आप सभी के समक्ष करंट अफेयर की श्रृंखला में। आज हम देखने जा रहे हैं जो आईबी का आपका एग्ज़ाम हुआ था प्रीवियस ईयर, अभी मींस इस बार ही हुआ है अभी आईबी का सिक्योरिटी असिस्टेंट एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस का। ठीक है, उसके जो जीके के क्वेश्चन है वो मैं लेके आया हूँ आपके लिए, जीके एंड करंट अफेयर। इसमें टोटल 40 क्वेश्चन आए हैं, 20-20 के 2 स्लॉट थे इसमें 2020 के, तो टोटल 40 क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं इसके। तो इससे आपको क्या होगा, एक आइडिया मिलेगा कि जीके और करंट अफेयर किस हिसाब से एग्ज़ाम में आती है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं ये सीरीज़ चालू करूँगा और इसको लेके आऊँगा। इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी और हमें डायरेक्शन भी मिलेगी कि हमें किस दिशा में कार्य करना है। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, डू हार्ड वर्क विद स्मार्ट वर्क। ठीक है, तो जिस हिसाब से जो सीरीज़ चलती है, एक कहते हैं कि ट्रेंड बना है कि कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं, तो उसका हमें एक आइडिया होगा। तो उसमें एक बड़ी ही हेल्पफुल होने वाली है वीडियो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, किस टीम ने 2022 रणजी ट्रॉफी का फाइनल जीता है? 2022 की बात हो रही है, रणजी। और इस बार शायद मैं बता चुका हूँ आपको, या नहीं बताया है तो अगली सीरीज़ में शायद क्वेश्चन आ जाए, जो मंथली करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है आपकी। फिलहाल 2022 का जो रणजी ट्रॉफी का फाइनल है वो जीता था आपका मध्य प्रदेश ने। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए 2023 का किसने जीता है भाई, क्योंकि 2022 का तो पूछा जा चुका है तो मुश्किल ही है 2022 का दोबारा पूछा जाए, है ना। तो 2023 का पूछ लिया जाए क्योंकि 2023 का भी हो चुका है रणजी। ठीक है, तो 2023 में रणजी ट्रॉफी का फाइनल जीता है सौराष्ट्र ने। किसने जीता है? सौराष्ट्र ने। क्लियर है? किसको हरा के जीता है, ये प्रश्न भी बन सकता है। बंगाल को हरा के जीता है। ठीक है, बंगाल को हरा के जीता है। सौराष्ट्र विनर है, बंगाल हारा है फाइनल में इस बार 2023 का। ठीक, अच्छा एक बात और, जो रणजी ट्रॉफी हो किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट। कई लोगों को हो सकता हो ना पता हो, लेकिन पता होना चाहिए, क्रिकेट से संबंधित है ये। क्लियर है? नेक्स्ट, नीति आयोग द्वारा सतत विकास लक्ष्य अर्थात एसडीजी शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22 में निम्नलिखित में से किस शहर को शीर्ष 10 शहरों में शामिल किया गया है? देखिए क्वेश्चन कहाँ से आ जाता है ना। तो डेली बेसिस पे हमें अपडेट रहने की ज़रूरत है, इसको डायरेक्टली याद कर लीजिएगा, तिरुचिरापल्ली। क्लियर है? नेक्स्ट, ये देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स का क्वेश्चन, जहाँ से मैं बता रहा था आपको, खेलो इंडिया यूथ गेम्स देखिए ऐसा इनिशिएटिव है इंडियन हिस्ट्री में, यहाँ से क्वेश्चन बनना है। ठीक है, चाहे कोई भी क्वेश्चन बनाए तो यहाँ से बनना है। लास्ट टाइम भी मैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स आप लोगों को बता चुका हूँ। इसमें 2022 का पूछा हुआ है कि 2022 में टॉप पर कौन रहा है, तो 2022 में टॉप पर कौन रहा है? हरियाणा टॉप पर रहा है। क्लियर है? हरियाणा। लेकिन अगर आ जाए 2023 में टॉप पर कौन रहा है खेलो इंडिया यूथ गेम्स में, तो आपका उत्तर क्या होगा? आपका उत्तर होगा महाराष्ट्र। ठीक है, इस बार हरियाणा आ गया है दूसरे नंबर पर। पहले नंबर महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पर हरियाणा, और जहाँ पर हुए हैं तीसरे नंबर पे वो कहाँ हुए थे? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 बता चुका हूँ मैं पिछली कक्षा में, जब जनवरी 2023 की करंट अफेयर की सीरीज़ में लेके आया था 60 प्रश्नों की, तो उसमें मैंने बताया है। जी हाँ, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश। क्लियर? नेक्स्ट, तीसरा प्रश्न, सॉरी अच्छा 3 प्रश्न हो गए आपके, चौथा प्रश्न है कोलाइडी कणों पर प्रकाश पड़ने से प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, इस घटना को क्या कहा जाता है? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं इंग्लिश में, टिंडल प्रभाव हिंदी में। ठीक है, जब वो पेड़ों के पीछे से आती है ना लाइट्स, है ना, टिंडल इफेक्ट चलिए, सितंबर अक्टूबर 2022 में 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? ये भी देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेशनल गेम्स। यहाँ से क्वेश्चन अभी आगे और बन सकते हैं। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिए, गुजरात। इसके बारे में हो सकेगा तो अगली बार और मैं फैक्ट्स जो हैं वो लेके आऊँगा। ठीक है, तो अभी के लिए आप याद कर लीजिए, 36वें राष्ट्रीय गेम अर्थात नेशनल गेम्स कहाँ हुए थे? गुजरात में। अभी तो ये पूछा है कि कहाँ हुए थे, अगली बार हो सकता है कि नंबर पूछ ले कौन से नंबर का है, तो 36 नंबर का। क्लियर है? नेक्स्ट, मानव रक्त में पाई जाने वाली श्वेत रक्त कोशिकाओं को डैश भी कहा जाता है। श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी वाइट ब्लड सेल्स। WBC का दूसरा नाम क्या है? ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, पढ़ा हुआ होगा आप लोगों ने, ईजी है, ल्यूकोसाइट्स। नेक्स्ट लोकप्रिय लोक गायिका तीजन बाई किस राज्य से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कर लीजिएगा आप याद। तीजन बाई
ये हैं छत्तीसगढ़ से। कहाँ से हैं? छत्तीसगढ़ से संबंध है। देखिए छत्तीसगढ़ राज्य का कोई भी प्रश्न आए तो आपको 36 से याद करना है। किससे याद करना है? 36 से। तो 36 तीज ऐसे याद कर लीजिए, याद रहेगा। तीज का त्यौहार होता है ना, तो 36 तीज, तो तीजन माई 30 से आपको याद रह जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। डैश एक ताल वाद्य है। अब इस प्रश्न में हर कोई फेर खा जाएगा, है ना, चकरा जाएगा भाई ये क्या क्वेश्चन पूछ लिया। तो इसकी सीरीज भी मैं लेके आऊँगा, जो वाद्य यंत्र होते हैं आपके। ठीक है, इसको आप याद कराइएगा या कमेंट बॉक्स में भी लिख दीजिएगा एक बार, ताकि मुझे याद रहे। जो वाद्य यंत्र होते हैं वो कई टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो ये 1 नंबर का प्रश्न बनता है और एक नंबर खा जाता है हमारा। है कुछ नहीं इसमें, ईजी है, कुछ टाइप्स है, उसको याद करना है बस, वो करवा दूंगा मैं आपको इन फ्यूचर। तो फिलहाल के लिए आप याद कर लीजिए, ताल वाद्य है झांझ। ठीक है ना, झा, झा पे अनुस्वार और फिर झा, झांझ। ठीक है, नेक्स्ट। ये ताल वाद्य है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट यानी इसमें से गलत कौन सा कथन है ना। ऑल कॉर्डेट्स हैव ए नोटोकॉर्ड, ऑल कॉर्डेट्स हैव पेयर्ड गिल्स पाउचेस, ऑल कॉर्डेट्स हैव ए वेंट्रल नर्व कॉर्ड, ऑल कॉर्डेट्स आर ट्राइप्लोब्लास्टिक। तो इसमें जो ये ऑप्शन है ना, ऑल कॉर्डेट्स हैव ए वेंट्रल नर्व कॉर्ड, ये गलत है। सबका नहीं होता भाई, ठीक है ना, सारे कॉर्डेट्स का नहीं होता है। ये देखिए साइंस का क्वेश्चन है, सीधा सीधा आया हुआ है, आपको 9th 10th में टॉपिक मिलेगा। ठीक है, इसको भी कराएंगे हम। जो आपका एनिमल किंगडम है, ठीक है, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, ठीक है, इसको करेंगे तो ये वहाँ क्वेश्चन हो जाएगा आपका। चलिए आगे चलेंगे। ये देखिए प्लांट किंगडम से आ गया ये क्वेश्चन। डैश इज़ ए फ्री लिविंग एनिमल, प्लान एरिया। ठीक है, ये फ्री लिविंग एनिमल है ये। ठीक है, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, मतलब कि यहाँ से देखिए आपके प्रश्न बनते ही बनते हैं। ठीक है, करेंगे इसको भी। RT-PCR परीक्षण में CT शब्द का अर्थ क्या है? RT-PCR क्या है? C है यहाँ पर आपका साइकिल और T है थ्रेशोल्ड। ठीक है, इसी का आपका पूछा हुआ है। चलिए नेक्स्ट। ये क्वेश्चन तो भाई क्या ही बताएं। देखिए, मलेरिया का कारण बनने हेतु प्रकृति में मनुष्य को संक्रमित करने वाली प्लाज्मोडियम की अब तक कितनी प्रजातियों की पहचान हुई है? तो याद रख लीजिए 4। जहाँ मलेरिया है वहाँ से आपको याद रख लेना है 4 प्रजातियों की खोज हो चुकी है। ठीक है, मच्छर से होता है, मच्छर जनित बीमारी मलेरिया, पता है आपको। ठीक है, एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होती है। नेक्स्ट। ये क्वेश्चन भाई रिपीट हो रहा है, इसको आप याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, और इसके बारे में जितनी ज़्यादा जानकारी हो उसको आप खोज लीजिए, क्योंकि बराबर की गुफाएं मैं पहले भी देख चुका हूँ, कई बार ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में से भारत की कौन सी ऐतिहासिक गुफाएं बिहार राज्य में स्थित है? कई बार तो आपको क्वेश्चन में नाम दे देगा कि बराबर की गुफाएं कहाँ पर हैं। ठीक है, तो आपको बता देना बिहार। और यहाँ देखो उल्टा करके पूछ लिया है, कौन सी ऐतिहासिक गुफाएं बिहार राज्य में स्थित है, तो बराबर की गुफाएं। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, बराबर बिहार, ऐसे याद कर सकते हैं हम डायरेक्ट। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जम्मू कश्मीर में ईद उल फितर और रमज़ान जैसे त्योहारों के दौरान किया जाता है? रमज़ान और ईद उल फितर, जस्ट 1 सेकेंड, ओके। तो राउफ नृत्य है। अब ये कहाँ माना जाता है ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, बाकी मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ, जम्मू एंड कश्मीर मेनली, है ना, ये लिखा ही हुआ है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया शीतलन का कारण बनती है? ठंडा होने की बात हो रही है भाई, शीतलन, तो एवेपोरेशन होगा, एवेपोरेशन होने के बाद ही शीतलन होगा आपका, है ना। नेक्स्ट। ये क्वेश्चन अच्छा है, देखिए इतना बेहतरीन प्रश्न आया, देखिए करंट से। सितंबर 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के मदरसों में सभी विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए कक्षाएं शुरू करने से पहले डैश गाना अनिवार्य कर दिया है, राष्ट्रीय गान। अब वो कहीं भी होंगे, चाहे वो मदरसा होगा, ठीक है,
तो हमेशा कक्षाएं शुरू करने से पहले आपको राष्ट्रीय गान गाना अनिवार्य है। ये उत्तर प्रदेश में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट ये देखिए, ये तो मेरा बताया हुआ प्रश्न ही आ गया लास्ट में। जब मैं आपको जेंडर गैप इंडेक्स बता रहा था, जेंडर गैप इंडेक्स जब मैं आपको बताया कि 1 2 का 4 की जगह 1 3 का 5 करो, बताया था ना, तो उसी टाइम मैंने आपको ये भी बताया था कि भुखमरी सूचकांक में 107 रैंक है हमारा, अगर आप लोगों को याद हो तो, हंगर इंडेक्स में। ये देखिए वही क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो लेटेस्ट याद रखना है, इंपॉर्टेंट और रिपीट हो सकता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य में प्रदर्शन में सूत्रधारा या नट्टू बनार शामिल होता है, जो पूरे प्रदर्शन का संवाहक होता है। ठीक है, जैसे हम प्ले नहीं करते हैं कोई, तो भाई एक बोलने वाला होता है ना पर्सन, बीच बीच में आकर के बताते रहते हैं, हाँ भाई क्या घटना घट रही है, अभी आएंगे अभी आएंगे। तो उस हिसाब से निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य में प्रदर्शन में सूत्रधारा या नट्टू बनार शामिल होता है। इसको सूत्रधार होना चाहिए मेरे हिसाब से, धारा की जगह। मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, बाकी जो एग्जामिनर ने लिखना चाहा भाई पता नहीं क्या रखना चाहा इन्होंने। चलिए, इसका उत्तर है कुचिपुड़ी। इसको याद कर लीजिए, कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है? जी हाँ, आंध्र प्रदेश का है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, मार्च 2022 में बृहन्मुंबई महानगर पालिका और महाराष्ट्र सरकार ने डैश तक कार्बन उत्सर्जन को समाप्त करने के लिए अपनी पहली जलवायु कार्य योजना मुंबई जलवायु कार्य योजना MCAP बनाई है। कौन से सन तक कार्बन उत्सर्जन को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है इन्होंने? 2050, याद रखिए। देखिए, मैं पहले भी एक चीज़ बता चुका हूँ, एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई भी फैक्ट हो उसको आपको स्किप नहीं करना है फॉर फ्यूचर एग्जाम्स। एनवायरनमेंट के कोई भी सम्मेलन होता है या कोई भी मुद्दा उठता है तो उससे रिलेटेड आपको सारे प्रश्न करने हैं। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर एनवायरनमेंट को लेकर के काफ़ी अभी हलचल मची हुई है, जब से पृथ्वी का तापमान आपका बढ़ रहा है। ठीक है, और इसके संदर्भ में मैं एक चीज़ और बता दूं, अभी जो आपका पहले क्या होता था, आप इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में या ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में एनवायरनमेंट पढ़ते थे, इलेक्टिव या ऑप्शनल, है ना। अभी क्या है, अभी UGC ने आपका क्या किया है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने जो आपका एनवायरनमेंट सब्जेक्ट है ना, उसको मेन सब्जेक्ट में कंक्लूड कर दिया इस बार। ठीक है, इसको मेन सब्जेक्ट में कंक्लूड कर दिया है, यानी कि आपको एनवायरनमेंट पढ़ना ही पढ़ना है। क्लियर? तो एनवायरनमेंट को लेकर के इतनी चीज़ें हो रही हैं, तो एनवायरनमेंट से रिलेटेड आप कोई चीज़ छोड़ नहीं सकते हैं। तो कहीं भी हो रही है, किसी भी स्टेट में हो रही है एनवायरनमेंट से छोटी बड़ी से बड़ी चीज़, उसको आपको कैचअप करना है। कहीं से भी क्वेश्चन बनेगा एनवायरनमेंट को लेकर के, तो आपको 2050 याद रखना है। अच्छा, एक क्वेश्चन और बता दूँ मैं आपको, कई बार नेट जीरो का प्रश्न आया हुआ है। इंडिया ने क्या लक्ष्य रखा है नेट जीरो को लेकर के? कार्बन उत्सर्जन नेट जीरो, इसका आंसर याद रखना है 2070, 2070। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एक क्वेश्चन और बनता है उसकी चर्चा आगे करेंगे, हम देखेंगे अभी, है ना। चलिए, यहाँ देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट दिया हुआ देखिए, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अर्थात CPCB की स्थापना कब हुई? 1974, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा इसको। ठीक है, पर्यावरण से रिलेटेड है ये भी, अगर मैं बात करूँ इस क्वेश्चन की भी, तो है ना, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर्यावरण से संबंधित है, 1974 याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, इसके बाद अगले 20 क्वेश्चन में देखता हूँ आगे। चलिए, ये आगे के 20 प्रश्न हैं, अगला स्लॉट है ये, देखिए कितना बेहतरीन प्रश्न है ये। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची संघ और राज्यों के बीच शक्ति और कार्यों के आवंटन को निर्दिष्ट करती है? जी हाँ, 7वीं करती है। ठीक है, आपको पता है 12 अनुसूचियाँ हैं, 12 अनुसूची हैं, है ना, हमारे संविधान में 395 आर्टिकल, है ना, इस टाइप से। तो इनको अच्छे से डिटेल में हम समझेंगे। जो 12 अनुसूची है इसको मैं आपको ट्रिक के साथ आने वाले समय में बताऊंगा। कोई सा भी शेड्यूल आ जाएगा, आपका अनुसूची आ जाएगी, तो उसको आप गलत नहीं करेंगे। और जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं इन 395 में से, उसको मैं कराने की कोशिश करूँगा ट्रिक के साथ, है ना, जिसको आप गलत नहीं कर पाएंगे, है ना, आने वाले टाइम में गलत नहीं होंगे आपके वो। तो याद रखिएगा, अगर संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के आवंटन को पूछता है ये, ठीक है, तो 7। नेक्स्ट, ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा इसको, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अक्टूबर 2022 में राष्ट्रपति
द्रौपदी मुर्मू द्वारा भारत के महान्यायवादी अर्थात एजी अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आर वेंकटी रमन को नियुक्त किया गया है। जी बिल्कुल सही है। एजी, एजी का आर्टिकल पूछूं तो कौन सा आर्टिकल में है एजी? अटॉर्नी जनरल अकॉर्डिंग टू मी 76 है। एक बार आप रीचेक कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा क्या मैं सही हूँ। ठीक है, चलिए 76 ही है शायद, ये 78 76 आई थिंक। देख लीजिएगा एक बार और गलत हो तो बताइएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के डैश के अनुसार प्रत्येक वर्ष भारत सरकार की प्राकृतिक प्राप्तियों और व्यय का विवरण संसद में प्रस्तुत किया जाता है। कौन से आर्टिकल के अनुसार? 112। ये इंपॉर्टेंट है। इस बार इसी वर्ष ये 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मैं बता दूं आपको क्यों। क्योंकि बजट रिलीज़ हुआ है अभी जल्दी ही, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बनता ही बनता है ना। जो प्राप्तियां हैं और जो व्यय है, ठीक है, उसका विवरण प्रस्तुत किया जाता है संसद में, तो किस अनुच्छेद के अनुसार? 112। ठीक है, नेक्स्ट 112। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में डैश सदस्य थे? प्रारूप समिति यानी ड्राफ्ट कमेटी। जब आपका संविधान बन रहा था तो उस ड्राफ्ट कमेटी में कितने सदस्य सम्मिलित थे? 7। याद कर लीजिएगा। हफ्ते में आपके 7 दिन होते हैं तो उस हिसाब से याद कर लीजिएगा। संविधान को बनाने वाले भी 7 लोग थे, 7 दिन काम चल रहा था, इस टाइप से याद कर लीजिएगा, याद हो जाएगा। नेक्स्ट, डैश के अनुसार राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष के प्रथम संसद सत्र के आरंभ में एक साथ एकत्रित संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण करेंगे। आर्टिकल नंबर 87(1) याद कर लीजिएगा। ठीक है, प्रत्येक वर्ष के प्रथम संसद सत्र के आरंभ में एक साथ एकत्रित संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण करेंगे। क्लियर है? अच्छा, मैं बात करूं कि जो जॉइंट सिटिंग है, यहीं से एक बात करूं, जॉइंट सिटिंग है लोकसभा प्लस राज्यसभा की, ठीक है, इसका प्राविधान कहाँ से लिया गया है, किस देश से लिया गया है? कमेंट बॉक्स में करिएगा, बताइएगा। नेक्स्ट, भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? जी हाँ, 2.4%। ये तो भाई पढ़ते आ रहे हैं हम, याद भी हो गया होगा, जनरल क्वेश्चन है तो। नेक्स्ट, उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम डैश वर्ष में पारित हुआ था? कौन से वर्ष में पारित हुआ था? देखिए, नॉर्थ ईस्ट से एक चीज़ याद आ रही होगी आप लोगों को, जो अभी आपका सूरज कुंड है, 36वां है शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो देख लीजिएगा एक बार। 36वां सूरज कुंड का जो मेला है, उसकी जो थीम स्टेट है वो नॉर्थ ईस्ट रीजन ही है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है। ठीक है, किया भी था शायद हमने। चलिए, तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम वर्ष 1971 में पारित हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट, इसको आप इससे भी याद कर सकते हैं, बंगाल को लेकर के, है ना। बांग्लादेश आज़ाद हुआ था 1971 में, तो उसको इससे रिलेट कर सकते हैं आप। नेक्स्ट, किस सम्राट ने भूमि मापन की जब्त प्रणाली को अपनाया था? भाई जब्त प्रणाली, देखो इन सब में से बात करूं, अकबर का देखिए थोड़ा पॉजिटिव रहा था, है ना। जहांगीर का और शेरशाह, ये दोनों हो सकते थे। बैरम खान ने तो इतना काम किया नहीं उस हिसाब से, तो शेरशाह है यहाँ पर सही उत्तर। ठीक है, शेरशाह सूरी ही है शायद ये, हाँ शेरशाह सूरी ही है, जिनका युद्ध रहा है आई थिंक 1540 के आसपास। एक चौसा का युद्ध था, 1540 के आसपास ही शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ, देख लीजिएगा और बताइएगा। जो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था, है ना, तो देख के बताइएगा एक बार। और जीटी रोड, जो ग्रांड ट्रक रोड है, इस पे भी इन्होंने काम किया था। ठीक है, रोड। चलिए नेक्स्ट, 1882 में, अच्छा एक चीज़ और रह गई, इनकी जो समाधि है वो सासाराम में है। ये क्वेश्चन कई बार बना है ना, सासाराम। आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये किस स्टेट में है। नेक्स्ट, 1882 में पुणे में आर्य वुमेन सोसाइटी अर्थात आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की थी? ये की थी पंडिता रमाबाई सरस्वती जी ने। ठीक है, याद रखिएगा, जहाँ महिला जुड़ गया आप रमाबाई सरस्वती जोड़ दीजिएगा।
जोड़ देना, ठीक है सब लोग, ठीक है। अगर मैं सीधी बात करूं, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, क्या उत्तर रहेगा आपका? वो भी सरस्वती ही है, ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती, जिनकी 200वीं जयंती इस बार मनाई जा रही है ना। काफ़ी आया था पीछे अभी, है ना, दयानंद सरस्वती। और आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1875। क्लियर। नेक्स्ट, दोनों याद रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट है। भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों अर्थात आरआरबीएस की स्थापना भारत सरकार द्वारा आरआरबीएस अधिनियम डैश के प्रावधानों के तहत की गई थी 1976। देखिए आरबीआई से क्वेश्चन आया है, आरबीआई और मैं क्या बोल ऐसा कहूँ तो रूरल डेवलपमेंट बैंक, है ना, ग्रामीण में भी बैंकों के उद्भव और विकास को लेकर के अधिक ध्यान दिया जा रहा है, तो वहाँ से प्रश्न बनाया गया है और कितना किस हिसाब से बनाया गया है आप देख सकते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट। भारत के पहले अंग्रेजी समाचार पत्र बंगाल गजट डैश ने शुरू किया था, किसने शुरू किया था भाई? जेम्स अगस्टस हुक्की ने, पता होना चाहिए आपको। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये 1780 में हुआ था शुरू, ठीक है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा क्या मैं सही हूँ। नेक्स्ट, 12वां क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा एक मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकृत है जिसे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में स्पष्ट रूप से नहीं दिया गया है? मौलिक अधिकार के रूप में किसे स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है? देखिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार को बताया गया है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार बताया गया है, धर्म की स्वतंत्रता, सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार भी बताया गया है, लेकिन निजता का अधिकार, प्राइवेसी का अधिकार नहीं बताया गया डायरेक्टली रूप से, है ना। तो ये आंसर हो जाएगा आपका। आर्टिकल नंबर अगर मैं सही हूँ तो 21 में ये आपको मिलेगा, ठीक है, लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं मिलेगा, अप्रत्यक्ष रूप से इसको डिफाइन किया गया। चलिए नेक्स्ट, 8वीं शताब्दी में मालवा के क्षेत्र में गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? नागभट्ट प्रथम ने की थी, इसको आप याद कर लीजिए, ठीक है। मालवा में गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? नागभट्ट प्रथम ने, है ना। तो इसको आप ऐसा याद कर सकते हैं, नाग है भाई, नाग क्या करेगा? गुर्राएगा, ठीक है, गुर्जर करेगा। कई बार मैं चर्चा कर चुका हूँ, हमारा जो इस चैनल पर जो भी ट्रिक्स वगैरह लगाई जाती हैं उसका किसी व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है, ठीक है। इसको हम केवल इसलिए करते हैं ताकि आप लोगों को याद हो सके, है ना। चलिए नेक्स्ट, किसी की जो मान सम्मान उसको क्षति पहुँचाना बिल्कुल नहीं है इसका उद्देश्य केवल जो प्रश्न है उसको माइंड में रखना है, ठीक है, और रिटेन करना है। चलिए, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 की रिपोर्ट के अनुसार, देखिए आर्थिक सर्वेक्षण आ गया, इकोनॉमिक सर्वे जो मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर पूछा है 21-22 का सर्वे के अनुसार भारत की 2021-22 जीडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान, देखिए सर्विस सेक्टर का योगदान पूछ लिया, कितना है? लगभग 53% है। आपको पता है जो सर्विस सेक्टर है इस समय काफ़ी बड़ा एरिया इसने घेरा हुआ है, ठीक है, तो 53% है। आपको बताना है 2022-23 की रिपोर्ट के अनुसार जो सर्विस सेक्टर है उसका कितना योगदान है हमारी जीडीपी में, ठीक है, जो भी आई है। चलिए नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार डैश में जनसंख्या घनत्व सबसे कम रिकॉर्ड केवल 17 किलोमीटर प्रति सेकेंड 17 किलोमीटर प्रति स्क्वायर है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। यहाँ पे जनसंख्या घनत्व जो है, पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो सबसे कम है 2011 की जनगणना के अनुसार। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ए फिजिकल फीचर फॉर्म्ड बाय एक्सटेंसिव गली इरोजन? ऑप्शंस है बैक वाटर्स ऑफ केरला, मालदा गैप, रन ऑफ कच्छ, चंबल बेसिन। चंबल बेसिन इज द राइट आंसर, है ना। फिजिकल फीचर है जो कि बन जाता है एक्सटेंसिव गली और रीजन है ना, तो चंबल बेसिन है। 2011 की जनगणना के अनुसार, देखिए 2 क्वेश्चन मिल गए 2011 की जनगणना के अनुसार, निम्नलिखित में से किसे जिले की जनसंख्या वृद्धि का 10% से कम है? किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर 10% से भी कम है? हुगली।
क्वेश्चन का लेवल देखिए कहाँ से कैसे घुमाया हुआ है इसमें, है ना। तो इन सब चीज़ों को आपको माइंड में रखते हुए एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 2011 की जनगणना देखिए एक और के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर 80% से कम है। 3 क्वेश्चन देखने को मिल गए आपको 2011, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं आपकी जो 2011 की पॉपुलेशन है कितनी इंपॉर्टेंट है। कभी भी किसी भी एग्जाम में आ सकती है वो, आप ये नहीं कह सकते वो आउट ऑफ द सिलेबस है, ठीक है। जब तक वाली जनसंख्या नहीं होती यही वाली चलेगी आपकी 2011 वाली। तो इसको आप अच्छे से जितना भी फैक्ट है इसका याद कर लीजिए बस। तो किस राज्य की साक्षरता दर 80% से कम है। अरुणाचल की है, आपको पता है वहाँ पॉपुलेशन की भी कम है ना, जनसंख्या घनत्व भी कम है, तो क्या नाम है आपकी साक्षरता भी कम ही रहेगी। चलिए नेक्स्ट, ये इजी है, कर लेते हैं आप ये। निम्नलिखित में से कौन से बैंक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है। कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक, इंडसइंड और आरबीएल, है ना। इसमें से देखोगे आप, एक तो कैनरा है ना, एक बैंक ऑफ बड़ौदा है और एक सेंट्रल है, ठीक है। ये तो प्राइवेट में आ जाएंगे, है ना। तो ऊपर के 3 है आपके सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक। क्लियर। नेक्स्ट, ये आखिरी क्वेश्चन होने वाला है आज का हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार का एक संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय यानी जिसका संविधान में जिक्र है ना। लोकपाल और लोकायुक्त नहीं है जिक्र, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नहीं है जिक्र, नीति आयोग का नहीं है जिक्र, है ना। संघ लोक सेवा आयोग का है, यूपीएससी। आप लोग कमेंट में बताएंगे इसका आर्टिकल क्या है, ठीक है। यूपीएससी का आर्टिकल क्या है। चलिए, आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोस के साथ हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।